गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। तो हम अभी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं 2.4, जिसके अंदर हमने मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव भी पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। तो जंतुओं में कैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं रोग उत्पन्न करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ना केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग उत्पन्न करते हैं, हालांकि यहाँ तक कि वो दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। यानी कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, ये जीवाणु जो है एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये रोग एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। और उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। यानी कि जो मनुष्य में तो होता ही है, मवेशियों में भी हो सकता है और ये भयानक रोग है। इससे मृत्यु होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो जीवाणु द्वारा होता है, गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। और अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि गायों में अलग अलग सी ऐसी पैरों पर एक बीमारी लगी हुई थी, तो वो इसी कारण थी, वो वायरस जनित रोग हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, तो अनेक सूक्ष्म जीव जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, ये पौधों में रोग के कारक हैं। यानी कि इन कुछ काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में भी कमी आ जाती है, क्योंकि जब मनुष्य बीमार होता है तो वो किसी कार्य करने के लिए स्वस्थ नहीं रहता। और इसी प्रकार सूक्ष्म जीव जो होते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव, वो गेहूँ, आलू, चावल, गन्ना, संतरा, इनकी अगर फसलों पर ये रोग उत्पन्न करें तो वो रोग की उपज में कमी आ जाती है और फसल अच्छी प्राप्त नहीं होती। सारणी तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। यानी कि पादप जो काफ़ी मात्रा में खेतों में उगाए जाते हैं, फसलीय पादप जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उन पर हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं ताकि जिनसे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाएं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए या उनको हटाने के लिए हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसको आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि दवाइयों का जो छिड़काव होता है, वो दवाइयाँ जो होती है वो रसायन है जिसके द्वारा हम पौधों को सुरक्षित करते हैं। सारणी 2.2 में है आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। कुछ रोग दे रखे हैं बेटा पादप के रोग, जैसे कि नींबू कैंकर, फिर गेहूँ की रस्ट, भिंडी की पीत। तो ये 3 तरह के आपके पादप के रोग हैं जो 3 पौधों में हैं, एक नींबू में, गेहूँ में, भिंडी में। तो हम पढ़ते हैं नींबू कैंकर। तो नींबू कैंकर के अंदर कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? जीवाणु होता है, जीवाणु सूक्ष्म जीव है, इसी के द्वारा नींबू पर कैंकर है। और इसका संचरण का तरीका होता है वायु से, यानी कि हवा के माध्यम से, वायु से ही ये सूक्ष्म जीव जो होता है जीवाणु, ये नींबू के ऊपर बैठते हैं और नींबू की सतह पर चकते बनाते हैं। आपने नींबू के ऊपर ब्राउन कलर के, भूरे रंग के धब्बे देखे होंगे। तो वो भूरे रंग के धब्बे जो होते हैं वो सिट्रस कैंकर, जो नींबू का रोग है, वही है। इसी कारण नींबू धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। गेहूं की रस्ट, गेहूं की रस्ट जो ये रोग है, ये कवक के द्वारा होता है। और इसके फैलने का कारण संचरण का तरीका जो है वायु एवं बीज के द्वारा, यानी कि ये वायु के द्वारा इधर उधर फैल सकता है। और कुछ बीज होते हैं जो संक्रमित बीजों के द्वारा इस गेहूं के रस्ट जो है रोग लग सकता है। यानी कि अगर किसी पादप के पहले से ही ये रोग लगा हुआ और उसके जो गेहूं के जो बीज बने हैं, उस बीज को अगर जब कभी भी वापस लगाएंगे
खेतों में, तो उससे जो नया पौधा उगेगा तो उसमें गेहूँ की रस्ट वाला रोग जो है ये उसके लगा हुआ ही रहेगा। क्योंकि जब कभी भी एक बार किसी को पौधे को एक बार रोग लग जाता है, उससे जितने भी फल यानी कि जो बीज बनता है उस बीज को अगर हम नेक्स्ट टाइम लगाएंगे तो उस पर रोग अवश्य होगा। भिंडी की पीत, तो भिंडी में पीत का रोग होता है जो एक वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा होता है सूक्ष्म जीव। कीट, इसका संचरण तरीका यानी कि कीटों के द्वारा ये फैलता है। कीट के वायरस लगा रहता है, तो ये वायरस जब कभी भी कीट के लगा हुआ रहता है भिंडी के पौधे पर, जब कभी भी बैठते हैं तो ये भिंडी के पौधे को संक्रमित कर देता है, जिससे भिंडी को पित्त रोग हो जाता है और फिर उसकी जितने भी फल बनते हैं यानी कि भिंडी, वो सही नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है आपके खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने पार्टी में आमंत्रित किया, वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन भी खाए। घर आने पर उसने वमन उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसको खाद्य विषाक्तन के कारण ये स्थिति हुई है। तो ये भोजन विष कैसे बन जाता है, कैसे खाद्य है जो जहरीला हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन को संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो उससे खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, तो हमारे भोजन में सूक्ष्म जीव बनते हैं। इसीलिए तो हम सुबह और शाम को हर वक्त नया खाना बना के खाते हैं। नहीं तो सुबह वाला खाना हम शाम को भी तो खा सकते हैं, बट सुबह का जो खाना होता है गरम गरम होता है, तब तक तो उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। जैसे जैसे वो सुबह का भोजन ठंडा होने लगता है तो उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने लगती है, और वो सूक्ष्म जीव की वृद्धि होते होते उस भोजन को धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जब वो खराब हो जाते हैं और फिर हम उसको खाते हैं तो हमारे को खाद्य विषाक्तन यानी कि उल्टी वगैरह हो सकती है ऐसे भोजन खाने से, या पेट में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दर्द करने लग सकता है। तो अगर खाद्य भोजन विषाक्त हो जाए और उसके सेवन करने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हमारे को भोजन को संदूषित होने से बचाना है और स्वच्छ भोजन करना है। 2.5 खाद्य परिरक्षण। तो अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों का परिरक्षण भंडारण के लिए उपायों के विषय में पढ़ा था कि खाद्य बीजों को कैसे हम परिरक्षण कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं ताकि उनमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगें, जीव उत्पन्न नहीं हो और जिससे वो खाद्य बीजों को वो क्षति हो। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, तो बेटा आपको पता है कि हम जब कभी भी गेहूँ लेते हैं तो गेहूँ को हम घर में किसी एक बड़े पात्र में रखते हैं और उसके अंदर हम नीम के पत्ते या अलग अलग दवाइयाँ वगैरह जो रेडीमेड मिलती हैं उनको हम उस गेहूँ के बीच में डालते हैं ताकि गेहूँ के अंदर कुछ कीड़े वगैरह छोटे बड़े जीव उत्पन्न नहीं हो और वो खराब नहीं हो। तो इसी प्रकार खुले एवं नम स्थान पर अगर ब्रेड रखी होगी तो उस पर कवक आक्रमण कर देते हैं और कवक द्वारा ब्रेड पूरी की पूरी खराब हो जाती है। हमारा खाना भी कवक के द्वारा खराब हो जाता है जब कभी हम उसे खुले और नम स्थान पर रखते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं और संदूषित भोजन से यानी कि खराब भोजन से दुर्गंध भी आने लगती है और इसका स्वाद भी खराब हो सकता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। और भोजन का संदूषण क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ही है जिसके द्वारा वो भोजन धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसमें सूक्ष्म जीव का निर्माण होता है और सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित कर देते हैं। पहले ने कुछ आम खरीदे थे, कई दिनों तक वो आम को खा नहीं पाई और वो देखा कि वो धीरे धीरे सड़ गई है, परंतु वह जानती थी कि दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार जो होता है काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता, ख़राब नहीं होता। वह भ्रमित हैं यानी कि वो शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचार जो है काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता जबकि आम है जो कुछ दिनों में ख़राब हो गए, तो ये क्या कारण है। तो आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करेंगे।
जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय क्या क्या करना चाहिए? तो बहुत से उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे रासायनिक उपाय, नमक के द्वारा और चीनी के द्वारा, तेल सिरके के द्वारा गर्म एवं ठंडा करना। ये उपाय है जिनसे हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रासायनिक उपाय कल पढ़ते हैं।